welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Ritu Dharma. Welcome you all. आज की ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि ये वीडियो है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के बारे में। ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन के फॉरिज्म नंबर 56 तक हम अभी तक कर चुके हैं, विच वॉज अबाउट एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट। 57th फॉरिज्म जो है एंटीपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट के एग्जाम्पल्स के बारे में है, लेकिन आज हम बात करेंगे फॉरिज्म नंबर 56 के फुटनोट के बारे में, विच इज फॉर आइसोपैथी। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी आइसोपैथी एज वेल एज कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें डॉक्टर सैमुअल हानेमैन हमें इस फुटनोट पे समझाना चाहते हैं। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। आई रियली होप कि आपको हमेशा की तरह ये वीडियो भी पसंद आएगा। अगर अच्छा लगता है, समझ आता है, सो प्लीज डू कॉमेंट बिलो। कॉमेंट बॉक्स इज योर टेरिटरी एंड डू हिट द लाइक बटन, press the bell icon for further notifications, as well as don't forget to subscribe my channel. If you haven't subscribed it till yet, please share my videos with your friends so that ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरे चैनल के बारे में पता चले और ज्यादा से ज्यादा लोग होम्योपैथी का जो बेनिफिट है वो ले सके, होम्योपैथी की जो रिलेटेड डिफिकल्टीज है उनकी वो क्लियर हो सके। तो प्लीज मेरी वीडियोस को शेयर जरूर किया कीजिए। थैंक यू सो मच। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। अफॉरिज्म नंबर 56 का फुटनोट, इसमें 1 और 2 पॉइंट लिखा हुआ है। फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें आप देखेंगे कि जो 6th एडिशन है ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का, उसमें आइसोपैथी को 4th मोड ऑफ ट्रीटमेंट कहा गया है, जबकि जो 5th एडिशन था उसमें डॉक्टर हानेमैन ने इसको 3rd मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन, दैट मीन्स 3rd मोड ऑफ ट्रीटमेंट आइसोपैथी को बताया था। In the 6th edition the word 4th is replaced by 3rd। थर्ड क्यों रिप्लेस किया? क्योंकि 6th में 5th एडिशन में 3rd मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन था, पर 6th एडिशन में इसको रिप्लेस करके 4th मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन कर दिया। इन डिजीजेस हैज बीन अटेम्प्टेड टू बी क्रिएटेड बाय मींस ऑफ आइसोपैथी, एज इट इज कॉल्ड, दैट इज टू से अ मेथड ऑफ क्योरिंग अ गिवन डिसीज बाय द सेम कंटेजियस प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल दैट प्रोड्यूसेस इट। तो हम जानते हैं आइसो का मतलब क्या है? सेम। होम्यो क्या है? सिमिलर। कॉन्ट्रेरिया क्या है? ऑपोजिट। इसी तरह से आइसोपैथी क्या है? एक इंडिविजुअल में डिजीज क्योर करने के लिए आप वही मॉर्बिफिक कंटेजियस एजेंट डालते हैं। मॉर्बिफिक दैट मींस अबनॉर्मल एजेंट आप बॉडी में डालते हैं जिससे कि वो डिजीज प्रोड्यूस हुई है। दैट मींस जिसने एक बीमारी को किया उसी को आप बॉडी में डाल रहे हैं टू क्योर द डिजीज। दिस इज कॉल्ड आइसोपैथी। बट इवन ग्रांटिंग दिस कुड बी डन, विच वुड सर्टेनली बी ऑफ मोस्ट वैल्यूएबल डिस्कवरी येट। अगर ये इस तरह से हो तो ये आज तक की सबसे अच्छी डिस्कवरी है। After all, seeing that the virus is given to the patient highly potentized, कैसे दिया जाएगा? जो वायरस ने एक बीमारी को क्रिएट किया उसको हाईली पोटेंटाइज करके बॉडी में डाला जाएगा, एंड thereby consequently to a certain degree in an altered condition, और एक certain डिग्री में एक certain लेवल तक एक altered condition प्रोड्यूस होगी। क्योर इफेक्ट होगा ओनली बाय अपोजिंग सिमिलिमम टू सिमिलिमम। सेम में सेम डाल रहे हैं, सेम कंटेजियस प्रिंसिपल को जिसने बीमारी क्रिएट किया वही सेम कंटेजियस प्रिंसिपल को डाल रहे हैं बॉडी के अंदर टू अफेक्ट द क्योर, फॉर क्योर। सेकेंड पॉइंट है द 3rd मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन इन डिजीज हैज बीन अटेम्प्टेड टू बी क्रिएटेड बाय मींस ऑफ आइसोपैथी। पूरा पैराग्राफ बिल्कुल कंप्लीटली सेम वही है, बस 5th एडिशन में ये था कि 3rd मोड ऑफ एम्प्लॉइंग मेडिसिन माना जाता था, विच इज आइसोपैथी। नेक्स्ट पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। टू अटेम्प्ट टू क्योर बाय मीन्स ऑफ द वेरी सेम मॉर्बिफिक पोटेंसी कॉन्ट्रडिक्ट्स ऑल नॉर्मल ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग। ये जो कॉन्सेप्ट आया कि बिल्कुल सेम मॉर्बिफिक अबनॉर्मल पोटेंसी किसी बॉडी में डाला जा रहा है, ये हर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की अंडरस्टैंडिंग को बिल्कुल कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था कि कैसे होगा, एंड हेंस ऑल एक्सपीरियंस। और उसके बाद सभी कुछ एक्सपीरियंस से देखा गया। Those who first brought आइसोपैथी टू नोटिस, जिन्होंने सबसे पहले आइसोपैथी को नोटिस में लाया, probably thought of the benefit, शायद उनके दिमाग में एक उसका ये बेनिफिट चल रहा था, जो कि क्या बेनिफिट चल रहा था, जो कौन सा बेनिफिट जो सब मैनकाइंड को हुआ, कौन से बेनिफिट की बात करें यहाँ पर? रिसीव फ्रॉम काउपॉक्स वैक्सीनेशन। वो बेनिफिट जो काउपॉक्स वैक्सीनेशन के बाद हर एक इंसान को जो बेनिफिट हुआ। अब काउपॉक्स वैक्सीनेशन इंसानों में दिया गया। काउपॉक्स एक एनिमल्स में होने वाली डिजीज है। काउपॉक्स वैक्सीनेशन इंसानों में दिया गया और उसका देखा गया कि रिजल्ट इतना अच्छा है कि उन्होंने आइसोपैथी जैसी बात उनके दिमाग में आई।
by which the vaccinated individual is protected against future smallpox infection. तो जिन जिनको काउपॉक्स वैक्सीनेशन दिया गया उनका क्या देखा गया कि वो सभी ह्यूमन बींग्स में फ्यूचर में होने वाला स्मॉल पॉक्स जो है वो नहीं हुआ. देयर वाज अ टाइम जहां स्मॉल पॉक्स एक एपिडेमिक था, एक प्लेग की तरह फैल रही थी वो बीमारी, एक महामारी की तरह फैल रही थी वो बीमारी, और बहुत सारे लोग डायरेक्टली इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मृत्यु ही होती थी हर किसी की. तो ये देखा गया जिनको भी काउपॉक्स का वैक्सीनेशन दिया गया उन सभी को फ्यूचर में होने वाला स्मॉल पॉक्स जिनको भी काउपॉक्स का वैक्सीनेशन दिया गया उनको देखा गया कि उन्हें फ्यूचर में होने वाला स्मॉल पॉक्स हुआ ही नहीं, और उसने काउपॉक्स के वैक्सीनेशन ने उनको एक बीमारी से प्रिवेंट कर लिया. ह्यूमन बींग्स में दिया एनिमल वाले डिजीज का वैक्सीनेशन, और उस एनिमल वाले डिजीज का वैक्सीनेशन ने क्या प्रोवाइड किया, उनको एक ह्यूमन डिजीज से बचाया. तो दैट मीन्स वैक्सीनेशन में क्या होता है, इट इज वेरी सिंपल कि वैक्सीनेशन में आपका डिफेंसिव मैकेनिज्म, दैट मीन्स आपकी बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ा दिया जाता है. आपकी बॉडी खुद के एंटीबॉडीज क्रिएट करने लगती है टू फाइट द डिजीज. कैसे? आपके बॉडी में जो वैक्सीनेशन डाला जाता है जिस भी डिजीज के लिए, मान लीजिए जैसे काउपॉक्स का वैक्सीनेशन डाला गया, तो काउपॉक्स का वैक्सीनेशन जो डाला उसमें काउपॉक्स का वायरस रहा. वो जो वायरस रहा वो इतनी मिनिमम क्वांटिटी में था कि जब बॉडी में डाला गया तो वो डिजीज नहीं क्रिएट कर पाया, लेकिन डिजीज की जगह बॉडी ने क्या किया, तो वो इतना एक्टिव नहीं होता है कि वो क्वांटिटी इतनी एक्टिव नहीं होती कि वो एक डिजीज क्रिएट कर दे. अगर काउपॉक्स का वैक्सीनेशन है तो वो काउपॉक्स वायरस इतना ज्यादा क्वांटिटी में नहीं होगा, इतना एक्टिव नहीं होगा कि वो आपकी बॉडी में डिजीज क्रिएट कर दे, लेकिन वो इतना जरूर होता है कि बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप कर दे. जब एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है तो आपकी बॉडी में मेमोरी टी सेल्स आ जाते हैं, और जब नेक्स्ट टाइम कभी भी आप उसी सेम वायरस से, जब आपका बैक्टीरिया से आपका जब वापस सामना होता है आपकी बॉडी का, तो आपकी मेमोरी टी सेल्स जो होते हैं वो मेमोरी सेल्स याद कर लेते हैं कि हमारी बॉडी में ऐसा एक इन्फेक्शन पहले भी आया था और हमने उसके खिलाफ एंटीबॉडीज तैयार रखे हैं. अब इन एंटीबॉडीज को हम उनको भगाने के लिए काम में लाने वाले हैं. तो वो क्या करता है उस समय पे, जब इन्फेक्शन आपके पास आता है तो आपकी बॉडी नेचुरली एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करके उस बीमारी को आपके पास आने नहीं देती, आपको उस बीमारी से अफेक्ट नहीं होने देती, और आपसे वो बीमारी दूर भाग जाती है. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ वैक्सीनेशन. हियर इफ यू सी कि अगर एक इंसान में काउपॉक्स वायरस डाला जा रहा है तो डेफिनेटली वो काउपॉक्स से ही बचाना चाहिए ना, लेकिन एक ऐसे बीमारी काउपॉक्स जो जानवरों में होती है, इंसान में उसको जब डाला तो देखा गया कि काउपॉक्स का वायरस आपकी बॉडी में डाला गया, लेकिन आपको उसने फ्यूचर में स्मॉल पॉक्स से बचा लिया. इन नो वे दे आर सेम डिजीज. अब एक वैक्सीनेशन जो भी है, जिस भी चीज के लिए किया जाता है, तो वो सेम चीज, सेम बीमारी आनी चाहिए. मिलती जुलती होगी तो भी शायद बचाने के पूरे चांसेस नहीं होते. यहाँ तो काउपॉक्स और स्मॉल पॉक्स एक तो दूसरे जीव में होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों अलग बीमारियां हैं, सिमिलर है कुछ कुछ एस्पेक्ट में, लेकिन सेम बिल्कुल भी नहीं है. पर फिर भी काउपॉक्स का वायरस बॉडी में गया और वो स्मॉल पॉक्स वायरस से बचा रहा है. तो ये कंसेप्ट आइसोपैथी वालों के दिमाग में तब आया था. किस तरीके से वो दोनों डिफर करते हैं, एक तो काउपॉक्स जो है उसका बहुत रैपिड कोर्स होता है, वो बहुत माइल्ड डिजीज होता है, लेकिन स्मॉल पॉक्स बिल्कुल भी माइल्ड नहीं होता. स्मॉल पॉक्स इतना सिवियर डिजीज था कि वो प्लेग की तरह फैलता था और सीधा एक इंसान की जान ही लेता था. तो एक दोनों में फर्क है, दोनों सेम नहीं, सिमिलर है, बट स्टिल दे आर एबल टू प्रिवेंट अनदर डिजीज. यूनिवर्सल वैक्सीनेशन किया गया, फिर सबको वैक्सीनेशन दिया गया. इसी तरह से स्मॉल पॉक्स जो है बॉडी पूरे विश्व भर से इरेडिकेट हुआ था. यूनिवर्सल वैक्सीनेशन पुट एन एंड टू ऑल द एपिडेमिक्स, टू द डेडली fearful smallpox to such an extent that the present generation does no longer possess a clear conception of the form of frightful smallpox plague. कि आजकल की जनरेशन तो स्मॉल पॉक्स प्लेग की महामारी के बारे में जानती तक भी नहीं है, स्मॉल पॉक्स के बारे में इतनी डिटेल भी नहीं जानती है, इतनी इस कदर वो पूरा जो है इरेडिकेट हो चुका है, इस एक्सटेंट तक उसका पूरा इरेडिकेशन कर दिया गया with this vaccination. So moreover in this way undoubtedly
बिना किसी शक के ये तो चीज हमें समझ आती है कि कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जो पिक्यूलियरली एनिमल्स में होते हैं, मे गिव अस रेमेडी, वो हमें रेमेडीज भी दे सकते हैं, हमें भी होम्योपैथिक पोटेंसीज दे सकते हैं जो बहुत बहुत सिमिलर हो और इम्पोर्टेंट हो ह्यूमन डिजीज के। तो सिमिलैरिटी आप यहाँ देख रहे हैं, बात किया था शुरू आइसोपैथी के कंसेप्ट से, लेकिन यहाँ सेम पर कुछ नहीं है, पर हमें एज एन होम्योपैथ हमें बहुत एडवांटेज हुआ क्योंकि हमें मिली सिमिलैरिटी, और सिमिलैरिटी इज व्हाट होम्योपैथी। तो यहाँ सिमिलैरिटी की वजह से, इस पॉइंट की वजह से हमारा होम्योपैथिक स्टॉक बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि सिमिलैरिटी की वजह से हमें बहुत सारी रेमेडीज ऐसी मिली जो एनिमल डिजीजेस, एनिमल से, एनिमल बाय प्रोडक्ट से, एनिमल डिजीजेस से, एनिमल डिजीजेस के एबनॉर्मल डिस्चार्जेस से क्रिएट किया जाता है, और वो इंसानों की बहुत सारी बीमारियों को ठीक करती है। जैसे अब बात की जा रही है बट टू यूज अ ह्यूमन मॉर्बिफिक मैटर, बट टू यूज अ ह्यूमन मॉर्बिफिक मैटर दैट मीन्स ह्यूमन डिजीज का कोई एबनॉर्मल चीज ले रहे हैं, जैसे किसी मैन की इचिंग है उसका डिस्चार्ज लिया, सोराइनम बनी, लास्ट वीडियो किया कार्सिनोसिनम पर, तो मैमरी ग्लैंड से सीप होता हुआ कैंसर, मैमरी कैंसर से सीप होता हुआ फ्लूइड लिया फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग, उससे एक मेडिसिन प्रिपेयर किया गया। अगर इस तरह से मेडिसिन प्रिपेयर होते हैं एज अ रेमेडी फॉर द सेम ह्यूमन इच, उसी सेम ह्यूमन इच को ठीक करने के लिए सोराइनम देते हैं कई बार। कार्सिनोसिनम हमने पढ़ा कि मैमरी ग्लैंड के कैंसर में ही दे रहे हैं, सिम्टम्स को पेनलेस करने के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ डॉक्टर हैनीमैन कह रहे फॉर द सेम ह्यूमन इच और फॉर इविल्स अराइजिंग देयर फ्रॉम इज क्वेश्चन मार्क। सो एट दैट टाइम सैमुअल हैनीमैन भी इसको बहुत क्वेश्चन मार्क की तरह देखते थे, क्या पॉसिबल हो पाएगा, क्या ऐसा हो सकता है। बट लेटर ऑन उनके फॉलोअर्स दे वर सो डेडिकेटेड, दे वर सो हार्ड वर्किंग कि बर्नेट जैसे, डॉक्टर कैंट जैसे और बहुत सारे बहुत बड़ी बड़ी रिसर्चर्स एंड डॉक्टर्स जो हैं होम्योपैथी में ये भी लेकर आए, और उन्होंने ये भी कर दिखाया कि उन्होंने अबनॉर्मल ह्यूमन मॉर्बिफिक मैटर्स जो हैं उनको लेकर ह्यूमन होम्योपैथिक पोटेंसीज प्रिपेयर किए, एंड दे आर वर्किंग वंडर्स। So nothing can result from this but trouble and aggravation of the disease. उस टाइम पे डॉक्टर हैनीमैन जरूर ऐसे कहते थे कि इससे कुछ रिजल्ट नहीं होगा, सिर्फ परेशानी और डिजीज का एग्रीवेशन होगा। लेकिन जब इसका डिस्कवरी हुआ तो इतना डायनामाइज कर दिया होम्योपैथिक फिजिशियंस ने उस पोटेंसी को, उस ह्यूमन मॉर्बिफिक मैटर को इतना डायनामाइज कर दिया कि जो मॉर्बिफिक एबनॉर्मल एजेंट है जो डिजीज कॉज करता है ह्यूमंस में, उस डिजीज का तो कोई नामो निशान ही नहीं रह गया, उसका कोई इंग्रेडिएंट तो आपको दिखेगा ही नहीं। सिर्फ और सिर्फ ऐसे लेवल तक डायनामाइज कर दिया कि जहां एवोगैड्रो नंबर में सिर्फ एनर्जीज है, वहां बेसिक इंग्रेडिएंट कुछ है ही नहीं। उस वायरस का कोई कहेंगे कोई एक अंश मात्र भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जीज है जो कि एक इंसान को हील करती है। सो ये करके दिखाया जिस समय ये बुक लिखी गई थी। तो डॉक्टर हैनीमैन का यहीं तक क्वेश्चन मार्क तक खत्म हुआ और उन्होंने बताया कि दिस ओनली लीड्स टू ट्रबल एंड एग्रीवेशन ऑफ द डिजीज। लेकिन अब जब हम इतने एडवांस होम्योपैथी पढ़ चुके हैं तो नाउ वी हैव मल्टीपल क्वेश्चंस एज वेल एज आंसर्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फुटनोट ऑफ अफोरिज्म नंबर 57। आई रियली होप दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड दिस। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। Please don't forget to subscribe my channel. I'm putting a lot of hard work and I'm gonna come up with another very important 57th aphorism very soon so that you can relate easily with all these three things all together. Stay tuned, stay happy, stay connected with homeopathy. Bye-bye.